दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टर चॉइसेस में। दोस्तों, हमने अपनी लास्ट क्लास में फाइनेंशियल मॉडलिंग की पार्ट 2 क्लास में हमने देखा कि हमें किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट किस तरह से चेक करना है। हमें किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट ऐसे नहीं चेक करना है कि हमने सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन देख ली है और एक्सपीरियंस देख लिया है और इस बेस पर हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट अच्छा है। मैनेजमेंट की अगर क्वालिफ़िकेशन अच्छी है या मैनेजमेंट के पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो हम खाली इस बेस पर ये नहीं डिसाइड करेंगे बिल्कुल भी कि किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। हमें मैनेजमेंट को कैसे डिसाइड करना है, अच्छा या बुरा, मैनेजमेंट के एक्शन के बेस पर हमें मैनेजमेंट को अच्छा या बुरा डिसाइड करना है। तो आइए थोड़ा अब हम प्रैक्टिकल वे में समझते हैं कि किसी कंपनी का मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट का एक्शन हम किस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, उसके ये मॉडल कैसे बनाना है और इस मॉडल को कैसे यूज़ करना है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, हाउ टू चेक मैनेजमेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो इंडस्ट्री ली है वो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। अब ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मैंने क्यों सिलेक्ट की है, क्योंकि ये हमारी पोर्टर 5 फोर्स मॉडल के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री आती है। जी हाँ दोस्तों, मैं पोर्टर 5 फोर्स मॉडल के थ्रू हमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एनालिसिस कैसे करना है इसके ऊपर भी ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमें इंडस्ट्री में से स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स को हमें कैसे सेलेक्ट करना है और कैसे हमें स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स को पिक करना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ली है और जो यहाँ पर मैं सेगमेंट ले रहा हूँ वो मैं हमारा 4 व्हीलर का सेगमेंट ले रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने ली है मारुति, टाटा मोटर्स, फोर्स मोटर्स, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आइशर मोटर, एस्कॉर्ट्स। इस तरह की मैंने यहाँ पर कंपनीज़ ली। तो आइए अब हम एक एक कर कर समझते हैं कि हमें इस मॉडल के थ्रू किस तरह से हमें किसी भी कंपनी का एनालिसिस करना है। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं मारुति की। अब मारुति का हमें किस तरह से हम यहाँ पर ये रैंकिंग और ये शीट हमें किस तरह से फिल करनी है जिससे कि हम एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, इसमें से एक हम स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को पिक कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं मारुति का। तो हमारे पास सबसे पहला जो पैरामीटर आता है वो हमारे पास आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न का। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए हमें सबसे पहले मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, आप यहाँ पर जा सकते हैं और आपको ईज़िली यहाँ पर आपको किसी भी कंपनी का आपको अगर देखना चाहें तो आपको ईज़िली डेटा अवेलेबल हो जाएगा। ये वेबसाइट है मार्केट मोजो। तो आप यहाँ पर मारुति सुजुकी का देखेंगे और आपको यहाँ पर शेयर होल्डिंग पर जाना है। अब यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रमोटर की कितनी होल्डिंग है, 56%, जो हमारी किसके बीच में आती है, जो हमारी आती है 50 to 60। देखिए, प्रमोटर्स, यहाँ पे आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न आपने पैरामीटर लिया है और इसमें आप प्रमोटर्स वाले कॉलम पर आएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, 50 to 60% के बीच में। तो यहाँ पर आपकी रैंकिंग क्या होगी, 5। आपको यहाँ पर पुट करना है 5। अब यहाँ पर हमें पब्लिक की होल्डिंग देखनी है। अब हमें पब्लिक में हमारे क्या क्या आते हैं, पब्लिक में हमारे आते हैं FIIs, म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और हमारे इंश्योरेंस कंपनीज़। तो अब अगर इनकी होल्डिंग यहाँ पर 25% से ज़्यादा है तो हमें यहाँ पर 5 देनी है। अगर वो 10% से कम होल्डिंग है तो यहाँ पर हम 1 इनपुट करना है। ये क्यों, क्योंकि जो भी हमारी पब्लिक होती है, जो भी ये लोग होते हैं, FIIs, म्यूचुअल फंड्स या हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या इंश्योरेंस कंपनी, ये बहुत ज़्यादा रिसर्च कर कर पैसा लगाते हैं और ये जो होल्डिंग इनके पास होती है वो ये थोड़ा एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रहती है। तो जिस वजह से ये लॉन्ग टर्म होल्ड करके चलते हैं, जिससे मार्केट में शेयर की सप्लाई कम रहती है और अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर जाती है बाय चांस तो वहाँ पर आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है। देखिए, ये सब बातें मैं अपनी लास्ट क्लास में पार्ट 2 में सब डिस्कस कर चुका हूँ। आप एक बार उसे देखिए इस क्लास को करने से पहले, तभी आपको इसका एक रेलिवेंस समझ में आएगा।
तो अभी यहाँ पर हम फटाफट क्विकली हम इस शीट को फिल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं मार्केट मूव्स पर, और यहाँ पर हम देखते हैं कि 21%, 7% और अदर DIIs यानी कि 10%। तो ये हमारी 25% से ज़्यादा होल्डिंग हो रही है। तो जहाँ पर हमारी पब्लिक की शेयर होल्डिंग 25% से ज़्यादा है, तो वहाँ पर हमें क्या इनपुट करना है, हमें यहाँ पर 5 इनपुट करना है। अब हम बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। अब आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे देखना है, देखिए आप जाएंगे कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पे। यहाँ पर मैंने कंपनी की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके रखी है। आप कंपनी के एनुअल रिपोर्ट पर जाएंगे। देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट सबसे पहले हमारा इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेराई करता है। किसी इंडस्ट्री में ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, किसी इंडस्ट्री में कम रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर होता है। तो जैसे अगर लेट से हमने यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ली है, तो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसकी वेटेज 10% की। अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, तो आप वहाँ पर इसकी वेटेज को कम कर सकते हैं। जैसे टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री, वहाँ पर इतना ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो टूर एंड ट्रैवल की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो आप वहाँ पर इसकी वेटेज को कम कर सकते हैं। तो फिलहाल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी एक जो वेटेज दी है वो अच्छी खासी 10% की वेटेज दी है। अब हमें ये कैसे देखना है, देखिए अगर कंपनी ने एडिक्वेट एक्सपेंडिचर किया है अगर कंपनी ने एडिक्वेट एक्सपेंडिचर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर किया है, तो हमें यहाँ पर 5 की नंबरिंग करनी है, और अगर एडिक्वेट एक्सपेंडिचर नहीं किया है तो हमें यहाँ पर 1 की नंबरिंग करनी है। तो आइए चेक करते हैं। देखिए एडिक्वेट एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो सकता है, एडिक्वेट हमारा एक्सपेंडिचर हो सकता है ऑलमोस्ट 1 to 2% ऑफ रेवेन्यू। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो 1-2% ऑफ रेवेन्यू है, तो हमारा कह सकते हैं कि हमारा कंपनी ने एक अच्छा एडिक्वेट एक्सपेंडिचर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर किया है। तो अब हमें कैसे चेक करना है, हमें सिंपली यहाँ पर कंट्रोल F करना है, और यहाँ पर हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट लिखना है। देखिए ये काफ़ी सारे आपको यहाँ पर पैराग्राफ्स मिलेंगे जिसमें आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में ये थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आप चाहें तो इसे एक बार प्राइमा फेसिया आप देख सकते हैं ऊपरी तरह से, लेकिन हमारा जो मेन पर्पज़ है यहाँ पर वो हमारा फिगर्स का है, क्योंकि फिगर्स हमें प्रॉपर बताती है कि कंपनी ने एक्चुअल में क्या एक्सपेंडिचर किया है। तो हमें यहाँ पर फिगर्स ढूंढनी है। देखिए यहाँ पर हमें ये फिगर मिल रही है, यहाँ पर कितना एक्सपेंडिचर किया है कंपनी ने, 7639। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7639 और उसके बाद डिवाइडेड बाय। अब हमें क्या चेक करनी है, हमें रिवेन्यू चेक करनी है, क्योंकि हमारी रिवेन्यू का हम कितना परसेंटेज हम करते हैं एक्सपेंडिचर। तो टोटल रिवेन्यू यहाँ पर कितनी है हमारी, 79314। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 79314 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 0.96 यानी कि ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1% कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर एक्सपेंडिचर कर रही है। तो ये एक एडिक्वेट एक्सपेंडिचर हम मानेंगे, और यहाँ पर हम इसको 5 की नंबरिंग देंगे। अब उसके बाद आता है हमारा पेटेंट, ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट्स। देखिए अब थोड़ा एक बार पेटेंट्स और कॉपीराइट्स में एक थोड़ा सा हम डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं। देखिए पेटेंट और कॉपीराइट में क्या डिफरेंस होता है, दोनों हमारी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। जो हमारा कॉपीराइट होता है वो हमारा जो रिलेटेड होता है वो एक आर्टिस्टिक वर्क से रिलेटेड होता है। जैसे कि आपने कोई म्यूज़िक कंपोज किया है, आप उस पर कॉपीराइट दे सकते हैं। आपने कोई कोडिंग वगैरह की है तो आप उस पर कॉपीराइट दे सकते हैं। आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है तो आप उस पर एक कॉपीराइट दे सकते हैं। तो मतलब कि जो हमारी जैसे आईटी इंडस्ट्रीज़ हो गई, इस टाइप की जो इंडस्ट्रीज़ हमारी होती है ना, इसमें हमारा कॉपीराइट ज़्यादा रोल प्ले करता है। और जो हमारी ये ऑटोमोबाइल टाइप की इंडस्ट्री होती है, इसमें हमारा पेटेंट ज़्यादा रेलिवेंट रोल प्ले करता है। पेटेंट मतलब क्या होता है, पेटेंट मतलब आपने कुछ इनोवेशन किया है, आप कोई नया डिज़ाइन लाए हैं, आपने अपने मॉडल में कुछ ऐसी चीज़ इम्प्रूव की है जिससे फ्यूल कैपेसिटी अच्छी हो रही है, जिससे आपका कुछ मैनुअल ट्रांसमिशन आपने
कुछ किया, आपने ट्रांसमिशन चेंज किया जिससे आपका मतलब गाड़ी स्मूथ चल रही है, तो इस वजह से जो हमारे इन्वेंशंस होते हैं, जो कंपनी कुछ इन्वेंट करती है, तो उसके लिए हमें एक पेटेंट फाइल कराना पड़ता है, जो आपको एक बिजनेस को एक यूनिकनेस प्रोवाइड करता है। तो ये तो, और तो हमारा कॉपीराइट क्या होता है, ये हमारा एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ रिटन। और ये क्या होता है, पेटेंट, पेटेंट हमारा एक आइडिया होता है। कॉपीराइट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और आपको पेटेंट के लिए रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आइए अब हम चेक करते हैं कि कंपनी के पास, मारुति के पास पेटेंट्स हैं या नहीं है, क्योंकि कॉपीराइट हमारा इस रोल में, इस सिनेरियो में अच्छा काम नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर चेक करते हैं हम। हाँ देखिए, मारुति ने 98 पेटेंट्स फाइल किए हैं और 11 पेटेंट्स कंपनी को मिले हैं। तो मतलब कि कंपनी के पास पेटेंट्स हैं जो कंपनी को एक यूनिक एडवांटेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा साइन है। मारुति के पास ट्रेडमार्क भी है। अब आप ट्रेडमार्क कैसे चेक करेंगे, आपको सिंपली गूगल पर लिखना है मारुति सुजुकी ट्रेडमार्क। और ये जो फर्स्ट आपको ये आ रहा है, आपको ये ओपन करना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये देखिए मारुति सुजुकी ने न्यू एप्लीकेशन दी है 2015 में, और मारुति सुजुकी ने ये ट्रेडमार्क फाइल किया है। तो मतलब मारुति सुजुकी के पास एक ट्रेडमार्क भी हो जाता है। तो जो मारुति सुजुकी लिए एक अच्छा बेनिफिट होता है, तो यहाँ पर हमारे पास ट्रेडमार्क भी हो रहा है और पेटेंट भी हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर 5 का स्कोर देंगे। अब अवार्ड्स एंड रिकग्निशन हमें देखना है। अवार्ड्स और रिकग्निशन हमें क्या बताता है, इससे थोड़ा सा कस्टमर को, थोड़ा सा इन्वेस्टर को, सॉरी कस्टमर बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इन्वेस्टर को एक फेथ हो जाता है कंपनी पे, कि कंपनी को अगर अवार्ड्स एंड रिकग्नाइज किया जा रहा है तो कंपनी कुछ अच्छा, कुछ बढ़िया अपने बिजनेस में परफॉर्म कर रही है। तो हमें अवार्ड्स एंड रिकग्निशन भी चेक करने हैं। तो इसके लिए हम सिंपली वापस से जाएंगे, कहाँ पर, वापस से हमें मेन होम पेज पर आना है और यहाँ पर हमें देखना है कि कंपनी को कोई अवार्ड या रिकग्निशन मिला है या नहीं मिला है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कंपनी को 4 सालों से लगातार कंपनी को ये एक लार्ज कंपनीज बाय बिजनेस टुडे बेस्ट सीईओ का अवार्ड मिल रहा है। यहाँ पर मिनिस्ट्री लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से अवार्ड मिल रहा है। और आप अगर कंपनी का, आप यहाँ पर मार्केट मोजो पर अगर आप कंपनी के सीवी पर जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको ये डेटा अवेलेबल हो जाएगा कि कंपनी ने, ये देखिए, फर्स्ट प्रीमियम वर्जन व्हीकल फॉर माइलस्टोन, बेस्ट सेलिंग सुजुकी लॉन्ग्स अर्टिगा, ये आपको माइलस्टोन भी मिल जाएगा कंपनी का यहाँ पर, कि कंपनी क्या बिजनेस करती आ रही है। अचीवमेंट एंड रिकग्निशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये डेटा। तो अवार्ड एंड रिकग्निशन भी मारुति सुजुकी को मिले हुए हैं, तो हम यहाँ पर इसको 5 की रेटिंग देंगे। अब बात करते हैं मिशन, विज़न और वैल्यूज़ की। अब हमें ये चेक करना है, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी होती है उसका एक मिशन एंड विज़न ज़रूर होता है जो कंपनी को एक गोल अचीव करने में हेल्प करता है। तो हम सेम फिर से होम पेज पर आएंगे और यहाँ पर हम कंपनी का मिशन या विज़न चेक करने की यहाँ पर आपको कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर आना है और ये देखिए, ये वैल्यू क्रिएशन अप्रोच, मतलब कंपनी के क्या वैल्यूज़ हैं। आप इस पर जाएंगे, पेज नंबर 28। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल, हाउ वी वर्किंग टुवार्ड्स आवर विज़न, मतलब ये अपने विज़न की तरफ किस तरह से यूज़ कर रहे हैं
काम किस तरह से कर रहे हैं, अट्रैक्ट मोर कस्टमर, हायर सेल्स, वॉल्यूम्स, मतलब कि ये अपने विज़न को पाने के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं ये देखिए। और इनकी जो कोर वैल्यूज़ है, कस्टमर ऑब्सेशन, ये कोर वैल्यूज़ आपको कंपनी की यहाँ पर कंपनी की प्रोफाइल पर भी आपको ये सब अवेलेबल हो जाएगा। ये देखिए इनकी वैल्यूज़ क्या है, कस्टमर ऑब्सेशन, ओपनिंग एंड लर्निंग, नेटवर्क एंड पार्टनरशिप, फास्ट फ्लेक्सिबल, फर्स्ट मूवर, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो मतलब कंपनी का विज़न भी एक प्रॉपर है और कंपनी एक वैल्यूज़ भी कंपनी की है। कंपनी मतलब एक राइट डायरेक्शन में, राइट वे में काम कर रही है। तो यहाँ पर भी हम ये सब चीज़ों को कंसिडर करते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपनी को 5 की नंबरिंग देंगे। अब यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, यहाँ पर हमें प्रमोटर प्लेज चेक करना है। देखिए ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, प्रमोटर प्लेज। ये आपको यहाँ पर मार्केट मोजो वेबसाइट पर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा नन लिखा हुआ है प्रमोटर प्लेज। प्रमोटर प्लेज एक बार मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होता है। देखिए प्रमोटर प्लेज क्या होता है, जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो कंपनी के पास दो ऑप्शन होता है, या तो वो इक्विटी से रेज कर ले पैसा या वो डेट से भी रेज कर सकती है। तो कई बार कंपनी क्या करती है, वो अपने शेयर्स को प्लेज कर देती है और उस प्लेज करने के बदले कंपनी को कुछ अमाउंट मिलती है। लेट्स से कंपनी को लोन चाहिए 80 करोड़ का, राइट। कंपनी को 80 करोड़ का लोन चाहिए तो कंपनी को कुछ शेयर प्लेज करने पड़ते हैं। और शेयर की ऑब्वियस है कि क्योंकि शेयर एक काफ़ी मतलब मार्केटेबल सिक्योरिटी है, तो कंपनी को 80 करोड़ से कम वैल्यू के शेयर रखने पड़ेंगे या ज़्यादा वैल्यू के रखने पड़ेंगे। ऑब्वियसली ज़्यादा वैल्यू के कंपनी को शेयर रखने पड़ेंगे। तो लेट्स से कंपनी शेयर डिपॉजिट कराती है, जो शेयर प्लेज करती है वो करती है 100 करोड़ के, और लोन कंपनी कितने का लेती है, 80 करोड़ का। तो यानी कि 80% का कंपनी को लोन मिलता है। अब लेट्स से कंपनी का जो शेयर होता है, जो शेयर प्राइस होता है वो कंपनी का फॉल करता है। अब शेयर प्राइस फॉल करके कंपनी का आ जाता है, उसकी वैल्यू हो जाती है 90 करोड़। तो यहाँ पर जो हमने लोन लिया है वो 80 करोड़ है और जो हमारा शेयर की वैल्यू हो जाती है वो 90 करोड़ हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा मार्जिन जो गैप हो जाता है वो 10% का हो जाता है। तो इस सिनेरियो में या तो कंपनी को 10 करोड़ का डेट पे करना पड़ेगा या 10 करोड़ की और होल्डिंग रखनी पड़ेगी। तो अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो बैंक के पास राइट होता है कि वो कंपनी के शेयर को मार्केट में सेल करे। और आप जानते हैं कि अगर कंपनी के शेयर मार्केट में सेल होंगे तो इतनी ज़्यादा वॉल्यूम में अगर सप्लाई बाज़ार में आती है तो शेयर का प्राइस बहुत हद तक टूट सकता है। तो उस सिनेरियो में आपको पहले से ही एक प्रिकॉशन लेके चलनी है और आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग क्या है, प्लेज प्रमोटर होल्डिंग क्या है। अगर यहाँ पर 10 to 20% तक अगर प्रमोटर की होल्डिंग है तो वो ठीक है, वो इतनी ज़्यादा मतलब डेंजर का साइन नहीं होती है। लेकिन अगर 50-60% होती है तो वो एक डेंजर का साइन होती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं, ऐसी काफ़ी कंपनीज़ हैं जिनकी प्रमोटर प्लेज होल्डिंग बहुत ज़्यादा होती है फिर भी वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बट उसमें एक हमारा ये रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व ज़रूर होता है। तो हमें ये भी देखना है, यहाँ पर हमारी प्रमोटर प्लेज होल्डिंग कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर इसलिए हम इसको यहाँ पर 5 की रैंकिंग करनी है। अब हमें देखना है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मतलब कि कंपनी ने अपने ही रिलेटेड, मतलब अगर कंपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा कर रही है तो इसका मतलब कंपनी कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करना चाहती है, तभी वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होती है। और यही सिनेरियो हमारा इनसाइडर्स के लिए भी आप देख सकते हैं। इनसाइडर में क्या होता है, अगर लेट्स से कोई कंपनी है वो इनसाइडर ट्रेडिंग उसमें बहुत ज़्यादा हो रही है, किसी कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब है कि कंपनी कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन को लीक कर रही है जो इन्वेस्टर के बिल्कुल भी बेनिफिट में नहीं होगा। तो
एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कंपनी के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्या है। हमें एक बार तो आपको ये मिल जाएगा यहाँ पर आपको लिखना है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी हैज़ अ पॉलिसी डिस्क्लोजर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नन ऑफ द ट्रांजैक्शन विद एनी रिलेटेड पार्टी। ये देखिए यहाँ पर आपको प्रॉपरली मिल रहा है कि नन ऑफ द ट्रांजैक्शन विद एनी ऑफ द रिलेटेड पार्टी वाज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो ये हमारे लिए एक अच्छा साइन है। और आपको एक तरह और मैं बताता हूँ आप कैसे चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जाना है, निफ्टी में आपको चेक करना है कि कंपनी में इनसाइडर्स ट्रेडिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आपको लिखना है मारुति सुजुकी, और आप देखेंगे कि ये एक इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है कंपनी में। और ये कब हुई है ये हमें चेक करना पड़ेगा। 1 डे में नहीं हुई है, 1 वीक में भी नहीं हुई है, 1 मंथ में भी नहीं हुई है, 3 मंथ में भी नहीं हुई है, 6 मंथ में 6 मंथ अगो ये एक ट्रांजैक्शन हुई थी, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन हुई थी जहाँ पर कंपनी के इनसाइडर में ट्रेडिंग हुई थी और इन्होंने जो शेयर बोरो किए थे वो बाय किए थे वो 2,11,000 शेयर्स बाय किए थे, और ये ट्रांजैक्शन हुई थी 6 मार्च को। तो ये एक अच्छा साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए अगर प्रमोटर इनसाइडर्स मतलब अगर इनसाइडर बाय कर रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन का यूज़ कर हम एक अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसमें फ़िलहाल हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस इन्वेस्टमेंट के लिए है। तो हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को जानेंगे। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा साइन है क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रही है। देखिए 1-2 ट्रांजैक्शन तो हो सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रही है, तो ये एक अच्छा साइन है और यहाँ पर मैं 5 की रेटिंग दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉइंट वेंचर सब्सिडियरी एंड एसोसिएशन। देखिए अगर कंपनी अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती है, अगर कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहती है, तो कंपनीज़ क्या करती हैं, मर्जर्स करती हैं, एक्विजिशंस करती हैं, जॉइंट वेंचर करती हैं, स्ट्रेटजिक अलायंसेस करती हैं। इस तरह की डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को कंपनी फॉर्मुलेट करती हैं जो ग्रोथ स्ट्रेटजी का पार्ट होती है। ग्रोथ स्ट्रेटजी मैच्योरिटी स्टेज पर, स्टार्टअप स्टेज पर, स्टेबिलिटी स्टेज पर क्या क्या ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या होती है, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी क्या होती है, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी क्या होती है, डाइवर्समेंट स्ट्रेटजी क्या होती है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ अपने बिजनेस लाइफ साइकिल वाले पूरे कंप्लीट कोर्स में। अगर आपने वो कोर्स नहीं देखा है तो मैं आपको ऊपर आई बटन पर वो कंप्लीट प्लेलिस्ट सजेस्ट कर रहा हूँ, आप वो देखिए। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कोई भी बिज़नेस जो हमारा होता है वो किस लाइफ साइकिल में काम करता है और ग्रोथ फेज़ में कंपनी क्या क्या स्ट्रेटजीज़ लेती हैं, स्टेबिलिटी फेज़ में क्या क्या स्ट्रेटजी लेती है, मैच्योरिटी की फ़ेज़ में क्या क्या स्ट्रेटजी लेती हैं, और जब कंपनी डिक्लाइन करती है तो उस फेज़ में कंपनी क्या क्या स्ट्रेटजी लेती हैं। तो अगर हमें लगता है कि लेट से मारुति हमारी ग्रोथ स्टेज में आती है, हमें लगता है कि मारुति हमारी ग्रोथ स्टेज में आती है और मारुति जो स्ट्रेटजी फॉलो करती है वो लेट से टर्न अराउंड की स्ट्रेटजी फॉलो करती है या डाइवर्समेंट की स्ट्रेटजी फॉलो करती है जो हमारी डिक्लाइनिंग फेज़ का पार्ट होती है, तो वो एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होगी। वहाँ पर इन्वेस्टर का फेथ कंपनी के लिए कम होता है और इन्वेस्टर सेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो कंपनी जिस स्टेज में होती है अगर वो उस स्टेज से रिलेटेड स्ट्रेटजी को फॉलो करती है तो वो इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा साइन होता है और इन्वेस्टर का उस पर फेथ बढ़ता है। तभी आपने कई बार बाज़ार में देखा होगा कि कंपनी कोई स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करती है, लेट से कंपनी कोई मर्जर करती है, कोई एक्विजिशन करती है और एकदम से कंपनी का शेयर बाज़ार में बहुत तेज़ी से गिर जाता है। वो इसी का एक रीज़न होता है क्योंकि जिन इन्वेस्टर्स ने कंपनी में पैसा लगाया हुआ है उन्हें पता होता है कि कंपनी किस फेज़ में है, कंपनी किस फेज़ में चल रही है और कंपनी क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रही है।
तो इसलिए आपको ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आइए अब यहाँ पर देखते हैं कि कंपनी के पास जॉइंट वेंचर्स कितने हैं, जॉइंट वेंचर एसोसिएशंस और सब्सिडरीज कंपनी के पास कितनी है। तो यहाँ पर चलते हैं हम, जॉइंट वेंचर्स हमें लिखना है। साइन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एंड सुजुकी मोटर्स कॉरपोरेशन जापान इन 1982। ये 1982 में इन्होंने जॉइंट वेंचर किया था और यहाँ पर 2002 में सब्सिडरी की थी इन्होंने। ये एक अच्छा साइन है हमारे लिए। और उसके बाद हमें देखना है कि 2 of our joint venture companies are also involved in manufacturing mask and PPE। ओके, ये भी हमारे लिए एक अच्छा जॉइंट वेंचर है। द कंपनी फॉर्म जॉइंट वेंचर विद द स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा गुजरात एंड इंडियन रेलवे फॉर सेटिंग अप अ प्लांट रेलवे साइडिंग एट द मानेसर एंड गुजरात मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। दिस विल बी द फर्स्ट टाइम ऑफ द कंट्री दैट ऑटोमोटिव OEM विल बी यूजिंग एज इन प्लांट रेलवे साइडिंग। देखिए कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी अपने आप को एक्सपैंड कर रही है। आप देखेंगे कितने अच्छे इनिशिएटिव्स कंपनी ले रही है। तो इस तरह से आपको रीड करना है थोड़ा थोड़ा, मतलब एक आपको बेसिकली प्राइमा फेस आपको रीड करना है कि कंपनी क्या जॉइंट वेंचर्स कर रही है, कंपनी क्या सब्सिडरीज है। तो यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी कंपनी जॉइंट वेंचर्स कर रही है। ये कंपनी की सब्सिडरीज़ हैं, ये देखिए आप काफ़ी एसोसिएट्स और सब्सिडरीज़ हैं कंपनी की। तो ये एक अच्छा साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो यहाँ पर भी हम 5 का स्कोर देंगे क्योंकि ये अच्छा काम कर रही है। अब हमारे लिए आता है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी, अब ये टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी मतलब कि कंपनी में जैसे लेट्स से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कुछ टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट, कुछ टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट आता है, तो कंपनी क्या वो इम्प्रूवमेंट को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर रही है जिससे कंपनी की कॉस्ट कम होगी? अगर हाँ, तो इसका मतलब कि कंपनी न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर पा रही है। तो हमें वो भी चेक करना है। तो यहाँ पर हमें जाना है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। और अब हमें चेक करना है। देखिए कंपनी एफर्ट्स टू लॉन्च द लेटेस्ट सुजुकी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी एंड फीचर बाय टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, फोकस बेंचमार्क एंड लोकलाइजेशन हेल्प इन एनहेंसिंग वैल्यू प्रपोजन द कस्टमर इन द फॉलोइंग एरियाज। तो यहाँ पर एक कस्टमर यहाँ पर क्या कर रही है, ये टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब कर रही है। वो किस एरिया में कर लिए? किसी एरिया के लिए, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के लिए, सेफ्टी के लिए। तो इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा ये ऊपर से प्राइमा फेसी आपको देखना है। ये देखिए टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, एडेप्शन एंड इनोवेशन। यहाँ पर आपको देखेंगे, यहाँ पर आपको ये मिल रहा है। तो मतलब कंपनी काम कर रही है, लेकिन हमें यहाँ पर फिगर नहीं मिल पा रही है। हमें, हमारा मेन पर्पस क्या होता है? हमारा मेन पर्पस है कंपनी में टेक्नोलॉजी पर क्या एक्सपेंडिचर किया है वो जानने का। यहाँ पर सिर्फ कंपनी ने बात की है, कंपनी ने यहाँ पर हमें कोई फिगर नहीं दिखाई है। तो हमें हमें फिगर ढूंढनी है, क्योंकि फिगर्स ज़्यादा रिलायबल होती है देन डेटा। तो यहाँ पर हमें कोई फिगर नहीं मिल रही है कि कंपनी ने टेक्नोलॉजी को किस तरह से एब्जॉर्ब किया है और कितना टेक्नोलॉजी पर एक्सपेंडिचर किया है। कंपनी प्लान कर रही है, ये बात एकदम परफेक्ट है, क्योंकि कंपनी टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लान कर रही है। लेकिन कंपनी ने क्या एक्सपेंडिचर किया है? देखिए 1248 मिलियन लीटर ऑफ वाटर सेव्ड थ्रू ड्राई वॉशेस फॉर क्लीनिंग कार्स एट द वर्कशॉप। नहीं नहीं नहीं, तो हमें ये प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है कि कंपनी ने टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन पर कितना एक्सपेंडिचर किया है। देखिए यही चीज़ें हमें पकड़नी है। अब कंपनी ने अपने पैराग्राफ्स में काफ़ी बातें की हैं, कंपनी किस तरह से टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब कर रही है, किस तरह से काम कर रही है, लेकिन कंपनी ने इसके ऊपर कोई भी एक्सपेंडिचर हमारे नज़र में नहीं आ रहा है। तो हमें यहाँ पर स्कोरिंग क्या रखनी है? 1।
क्योंकि हमारा मेन मोटिव हमारा नंबर्स को ढूंढने का है, फिगर्स को, मतलब कि कंपनी ने क्या एक्सपेंडिचर किया है। तो चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फेस वैल्यू की। अब फेस वैल्यू की आपको कैसे फिल करनी है? फेस वैल्यू अगर 1 to 5 है तो हमें यहाँ पर 5 नंबरिंग करनी है, और 5 to 10 है तो यहाँ पर हमको 1 नंबरिंग करनी है। अब ऐसा क्यों? मैं कम फेस वैल्यू को ज़्यादा नंबरिंग क्यों दिलवा रहा हूँ, और 5 to 10 अगर हमारी ज़्यादा फेस वैल्यू तो उसको मैं कम नंबरिंग क्यों दिलवा रहा हूँ? ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम अपना क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। फ़िलहाल के लिए आप ये समझिए कि हमारी फेस वैल्यू जितनी कम होती है उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। तो आइए अब हम यहाँ पर मारुति सुजुकी की फेस वैल्यू देखते हैं। मारुति की फेस वैल्यू आती है 5, जो हमारी 1 to 5 में आती है। तो हम यहाँ पर क्या स्कोर करेंगे? यहाँ पर हमें 5 करना है। अब हमें देखना है कि कंपनी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर क्या एक्सपेंडिचर कर रही है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी लास्ट क्लास में कि कंपनी जो, मतलब जिस कंपनी का पर्पस अपने एम्प्लॉयज़ को, मतलब एम्प्लॉयज़ पर एक्सपेंडिचर करना, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करना, एम्प्लॉयज़ पर एक्सपेंडिचर करना अच्छे से, जिससे कि एम्प्लॉय को ग्रोथ हो सके। तो अगर कोई कंपनी ऐसा करती है तो वो एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। तो हमें यहाँ पर वही देखना है कि कंपनी ह्यूमन रिसोर्स पर अच्छा एक्सपेंडिचर्स कर रही है या नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यहाँ पर आपको मिलेगा ह्यूमन रिसोर्स का। तो यहाँ पर कंपनी ऑलवेज ट्राई टू प्रमोट अ सेफ हेल्दी एंड हैप्पी वर्क प्लेस। इट्स क्रिएट द instills a culture of the partnership amongst the employees, empowered, promote participation decision making in various welfare measures। देखिए यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर एक अच्छा सेगमेंट बनाया हुआ है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, तो जो एक अच्छा हमारे लिए समझा जाएगा। ह्यूमन कैपिटल, ये देखिए एम्प्लॉय बेनिफिट पर कंपनी इतना एक्सपेंडिचर कर रही है 1920 में, ये देखिए इतना एक्सपेंडिचर 18 में। और टोटल पर्सन और ऑफ ट्रेनिंग, देखिए ट्रेनिंग भी कंपनी, देखिए कंपनी ट्रेनिंग भी अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर रही है। तो हमें ये सब देखना है। अब ये हमारा सारा का सारा ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल का पार्ट हो जाता है। तो अगर यहाँ पर हमें ये सब मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 5 की स्कोरिंग करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या? हमारा आता है प्रोडक्ट लाइन स्केल ऑफ ऑपरेशन। मतलब कि अब हमें देखना है कि कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कैसा है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखना है अब हमें, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कैसा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर दोबारा कंपनी पर आएंगे, मार्केट मोजो पर, कंपनी सीवी, और यहाँ पर हम फुल डिटेल्स में जाएंगे। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि कंपनी के पास कितना ज़्यादा प्रोडक्ट रेंज है। ये देखिए, तो कंपनी का एक अच्छा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जो कंपनी को एक अच्छा, मतलब कि एक अच्छा, कंपनी के लिए एक अच्छा सिग्नल होता है। तो यहाँ पर भी आपको 5 इनपुट करना है। अब हमें चेक करना है कोई कंपनी के ऊपर कोई पेंडिंग टैक्सेस या लिटिगेशन तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी के ऊपर अगर कोई टैक्स लिटिगेशन वगैरह होता है और कंपनी के अगेंस्ट उसका कोई भी डिसीजन आ जाता है कोर्ट की तरफ से, तो वो कंपनी के लिए एक डेंजर का साइन होता है, जिसमें आपका जो शेयर है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है, वो काफ़ी हद तक टूट सकता है। तो हमें चेक करना है कि कोई पेंडिंग लिटिगेशन वगैरह तो कंपनी पर नहीं है। अब हम चेक करेंगे यहाँ पर पेंडिंग लिटिगेशन। यहाँ पर हमें कोई लिटिगेशन नहीं मिल रहा है, यहाँ पर हमें कोई लिटिगेशन नहीं मिल रहा है। द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर द इम्पैक्ट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन, क्लोज्ड नहीं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी हैज़ डिस्क्लोज द इम्पैक्ट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन। ये हमारे पास 2 ही केस आ रहे हैं यहाँ पर हमें।
कंपनी ने प्रॉपर प्रोविज़न भी बनाए हुए हैं, तो ये हम यहाँ पर इसको सेफ मानकर चलेंगे। रेफ़र टू नोट नंबर 37, और यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर नोट नंबर 39। तो हमें एक बार ये नोट 39 को ज़रूर चेक करना है। नोट 39, ये देखिए, इन ordinary course of the business the group faces the claims by the various party. The group assess such claims and motions that legal the environment on going basis with the assistance of the external legal counsel wherever necessary. The group records a liability of any claims where a potential loss is probably and capable of being estimated and disclose such matters of the financial statement if material. For potential losses that are considered possible but not probable, the group provides a disclosure in the financial statement but does not record a liability in its account unless the loss becomes probable. तो देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो कंपनी को लगता है कि ये एक अच्छा पोटेंशियल लॉस हो सकता है, उसके लिए कंपनी लायबिलिटी रिकॉर्ड करती है। अगर कंपनी को लगता है कि वो एक पोटेंशियल लॉस नहीं है या उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो कंपनी सिर्फ उसका एक डिस्क्लोज़र दे देती है। तो ये भी एक अच्छा साइन है जहाँ पर हम कंपनी को सेफ कंसिडर कर सकते हैं। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस चेक करनी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें कैसे चेक करनी है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें चेक करनी है सबसे पहले पॉलिसीज़, फिर हमें देखनी है कमिटीज़, और फिर हमें देखने हैं डिस्क्लोजर्स। तो आइए एक एक करके इन तीनों को देखते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यहाँ पर हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस लिखना है और अब हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर चलना है। देखिए यहाँ पर ये हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कमेटी बनी हुई है, ये हमारी ऑडिट कमेटी हो गई। तो हमें कौन कौन सी कमेटी चेक करनी है? हमें 4 तरह की हमें कमेटी चेक करनी है। एक हमारी ऑडिट कमेटी, एक हमारी रेमुनरेशन कमेटी, एक हमारी स्टॉक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, एक हमारी CSR कमेटी। तो हमें ये 4 तरह की कमेटी को चेक करना है। तो ये हमारी ऑडिट कमेटी हो गई, ये हमारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की भी इन्होंने ये अच्छी कमेटी है। ये देखिए ये हमारी रेमुनरेशन पॉलिसी के लिए, ये हमारी CSR कमेटी हो गई। ये हमारा एनेक्सर बी में पूरा इस पॉलिसी को लेकर इन्होंने पूरा डिस्क्लोज़र दिया हुआ है। अब हमें क्या चेक करना है? एक हमें चेक करना है डिस्क्लोज़र, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में डिस्क्लोज़र दिया जाता है, हमें वो चेक करना है। ये हमारा पूरा का पूरा ये हमारा एनेक्सर हो गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। देखिए रेमुनरेशन पर कितना अच्छा इन्होंने एक कितनी बढ़िया कमेटी बनाई है, जो इन्होंने इतनी अच्छी तरीके से रेमुनरेशन को बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंट किया है। ये बताता है कि कंपनी कितनी ज़्यादा अकाउंटेबल है। ये देखिए रेमुनरेशन पॉलिसी, सब कुछ बिल्कुल प्रॉपरली। ये CSR के लिए हो गई पूरी एकदम अच्छे से। डिस्क्लोजर्स,
देखिए यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर एक डिस्क्लोज़र दे रखा है, डिस्क्लोज़र मेड बाय द मैनेजमेंट ऑन द बोर्ड। तो ये भी हमें एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हमें रिपोर्ट में देखना है कि यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर डिस्क्लोज़र दिया हुआ हो। तो यहाँ पर हमारा ये पॉलिसी हो गई, कमिटी हो गई और हमारा डिस्क्लोज़र हो गया। तो हम यहाँ पर भी इसको पूरी 5 की रेटिंग दे रहे हैं। और CSR एक्सपेंडिचर हमें और चेक करना है जो हमारा 2% होता है। तो हमें CSR भी इसी तरीके से चेक करना है कि कंपनी ने क्या CSR एक्सपेंडिचर किया है। तो कंपनी ने यहाँ पर 1682 मिलियन का CSR एक्सपेंडिचर किया है। तो ये कंपनी ने एक एडिक्वेट CSR एक्सपेंडिचर किया है, जो कि हम कह सकते हैं कि कंपनी ने, यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए यहाँ पर CSR एक्सपेंडिचर किया है, जो कि हमारा एक एडिक्वेट CSR एक्सपेंडिचर होता है। तो हम यहाँ पर भी CSR के लिए यहाँ पर भी कंपनी को 5 की रैंकिंग देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो टोटल स्कोर आ रहा है वो हमारा 4.84 का स्कोर आ रहा है। तो इसी तरह से हमें सभी कंपनीज़ का क्वालिटी, किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट को चेक करना है। अब देखिए क्योंकि ये मारुति थी, ये अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कंपनी है, तो इस वजह से ये सारे की सारी स्कोरिंग यहाँ पर बहुत अच्छी हुई है। अब आप कोई मिड कैप या आप कोई स्मॉल कैप कंपनी की अगर यहाँ पर इस एनुअल रिपोर्ट की, उसकी एनुअल रिपोर्ट की हेल्प से कोई भी स्कोरिंग करेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर कुछ ही पैरामीटर्स में आपको 5 की नंबरिंग करने को मिलेगी और कुछ पैरामीटर्स में आपको 1 की नंबरिंग करने को मिलेगी। तो आपको वहाँ से एक क्राइटेरिया डिसाइड करना है। लेट्स से हमने यहाँ पर 60% का क्राइटेरिया लिया है, जो हमारा 3 से अबाव की स्कोरिंग आती है। अगर यहाँ पर हमारी 3 से अबाव की स्कोरिंग आएगी तो हम उसको कंसीडर करेंगे, वरना तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपको किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट की हेल्प से एक मैनेजमेंट का एनालिसिस करना है। और जब हम इन सभी का एनालिसिस कर लेंगे तो हमारे पास जो हमारा कट ऑफ है 60% का, तो मतलब कि जिस कंपनी का मैनेजमेंट अबाव 3 रैंकिंग जिसकी 3 से अबाव होगी, यानी कि 3.1, 3.2 से 5 तक जिसकी भी रैंकिंग होगी, हम उस कंपनी को फर्दर क्वांटिटी एनालिसिस के लिए आगे प्रेफर करेंगे। अभी के लिए हम क्वालिटी एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लेट से मारुति की क्वालिटी बहुत अच्छी आ गई, हमें ये तो पता चल गया कि मारुति का मैनेजमेंट अच्छा है, लेकिन क्या मारुति इस टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए ठीक है या नहीं, ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक गुड कंपनी मे नॉट बी अ गुड इन्वेस्टमेंट। एक अच्छी कंपनी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। ऐसा हो सकता है तो हमें वो चीज़ें भी देखनी है। हो सकता है कि कोई कंपनी जिसका मैनेजमेंट थोड़ा ख़राब है, लेट से उसकी रेटिंग हमारी आ रही है 4, वो अप टू द मार्क, मारुति जितनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो भी एक स्ट्रांग कैंडिडेट बन सकती है। लेकिन और इस टाइम वो, क्योंकि उसका मैनेजमेंट इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो इस टाइम वो आपको थोड़ी चीप रेट पर अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन हमें विश्वास है कि वो, हमें ट्रस्ट है कि उस कंपनी पर कि वो आगे आने वाले टाइम में एक अच्छा, मतलब कि जो उसकी स्कोरिंग आज 1 है, वो उसकी स्कोरिंग आने वाले टाइम में 5 हो सकती है। तो आज वो आपको अंडर वैल्यू स्टॉक मिल रहा है और आगे जाकर वो एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। तो इसलिए हम, हमारा जो क्राइटेरिया हम रखेंगे वो 3 की स्कोरिंग का रखेंगे, और 3 से अबव जो भी हम स्कोरिंग वाली कंपनीज होंगी उन सभी को हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये तो रहा हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि क्वालिटी एनालिसिस ऑफ मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ एनुअल रिपोर्ट। तो अब हमें एक एक करके इन सब कंपनीज का करना है, और नेक्स्ट क्लास में हम, नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। यस, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी अपना ध्यान रखें।